हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम खेल सिद्धांत की आधारभूत अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ गेम थ्योरी का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पहले हम रैखिक प्रोग्रामिंग का अध्ययन कर चुके हैं और हमने देखा कि रैखिक प्रोग्रामिंग में एक अकेला डिसीजन मेकर होता है जिसको अपने लक्ष्य फलन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है। यानी जो हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं उसमें जो सॉल्यूशन है वह या तो अधिकतमकरण की समस्या के लिए होता है या न्यूनतमकरण की समस्या के लिए होता है। इसके अलावा जो डिसीजन मेकर है उसके लिए जो प्रतिबंध दिए हुए होते हैं, जो कॉन्स्ट्रेंट्स दिए हुए होते हैं, वह असमानताओं की शक्ल में होते हैं, असमानताओं के रूप में, इनइक्वलिटीज़ के रूप में होते हैं। लेकिन गेम थ्योरी में हम देखेंगे कि अधिकतमकरण और न्यूनतमकरण की जो दशाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, वह साथ साथ चलती हैं, जबकि लीनियर प्रोग्रामिंग में अधिकतमकरण अथवा न्यूनतमकरण की दशाएं होती हैं, लेकिन ये दोनों साथ साथ नहीं चलती या इन दोनों का मिश्रण शामिल नहीं होता है। लेकिन गेम थ्योरी में ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि जिसमें गेम थ्योरी में जो डिसीजन मेकर हैं उनके लिए जो ऑप्टिमम वैल्यू है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो ऑप्टिमम वैल्यू है, वह ना केवल खुद डिसीजन मेकर के चॉइस पर निर्भर करती है, बल्कि जो दूसरे डिसीजन मेकर्स हैं उनकी चॉइसेस पर, उनकी स्ट्रेटजीज पर भी निर्भर करती है। तो विद्यार्थियों, हम गेम थ्योरी की यदि बात करें तो गेम या खेल में दो या दो से अधिक दल या प्लेयर या पार्टी भाग लेती हैं और जो खेल है उसमें कुछ रूल्स का, रेगुलेशंस का या कन्वेंशंस हर गेम के लिए होते हैं, जिनको कि प्लेयर या खिलाड़ी काम में लाते हैं या प्लानर काम में लाते हैं। और विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि खेल में खिलाड़ियों के लक्ष्यों में परस्पर विरोध की स्थिति पाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो सभी लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना कठिन होता है। कुछ खिलाड़ी जीतते हैं तो उनको धनात्मक पे ऑफ मिलता है और पॉजिटिव पे ऑफ मिलता है, और जो उनको पॉजिटिव पे ऑफ मिलता है उनको हम प्लस के निशान से सूचित करते हैं, जबकि अन्य जो खिलाड़ी हैं या दूसरे खिलाड़ी है उसको हानि उठानी पड़ सकती है, जिसको हम ऋणात्मक पे ऑफ से सूचित करते हैं। तो हम खेल सिद्धांत में आगे बढ़ने से पहले खेल सिद्धांत के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो खेल सिद्धांत में बार बार यह शब्द धनात्मक भुगतान, ऋणात्मक भुगतान, पॉजिटिव पे ऑफ, नेगेटिव पे ऑफ, ये शब्द काम में लिए जाते हैं। तो जो खिलाड़ी जीतता है उनको पॉजिटिव पे ऑफ मिलता है और जो खिलाड़ी हारता है उसके लिए ऋणात्मक पे ऑफ मिलता है। इसके अलावा हम इसमें रणनीति या स्ट्रेटजी
शब्द को भी काम में लेते हैं। और स्ट्रेटजी का मतलब यहाँ एक्शन प्लान से है, जिसको एक खिलाड़ी काम में लेता है और उस एक्शन प्लान को, उस रणनीति को काम में लेते हुए वह दूसरे खिलाड़ी के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सभी संभावित रणनीतियों या एक्शन प्लान्स को वह अपने ध्यान में रखता है। तो प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनाता है या अपनी रणनीति चलता है। तो विद्यार्थियों, यदि हम खेल के प्रकार के बारे में बात करें तो यह गेम ऑफ चांस हो सकता है, अवसर खेल हो सकता है, या गेम ऑफ स्ट्रेटजी हो सकता है, रणनीति पर आधारित खेल हो सकता है। जो गेम ऑफ चांस है, अवसर खेल है, हम उसके लिए ताश के खेल का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें यदि किसी खिलाड़ी के पास अच्छे ताश पत्ते आ जाते हैं तो उसकी जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और यह बाई चांस ही होता है। और इसमें खिलाड़ी को प्राप्त होने वाले पत्तों पर, ताश के पत्तों पर उसका परिणाम निर्भर करता है। और दूसरा जो है गेम ऑफ स्ट्रेटजी, गेम ऑफ स्ट्रेटजी या रणनीति पर आधारित जो खेल हैं, उनमें जो खिलाड़ी है वह सोच समझकर, जानबूझकर दूसरे खिलाड़ी के संभावित एक्शन प्लान को ध्यान में रखते हुए अपना एक्शन प्लान काम में लेता है, अपनी रणनीति काम में लेता है। और इस रणनीति को काम में लेने के लिए, किसी विशेष रणनीति को काम में लेने के लिए एक दक्षता या स्किल की आवश्यकता उसे होती है। यानी प्रत्येक खिलाड़ी अपनी दक्षता और चतुराई का उपयोग करके अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। विद्यार्थियों, रणनीति पर आधारित खेल हम व्यापार में, व्यवसाय में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनमें देखने को हमें ये मिलते हैं, क्योंकि इसमें जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, या जो भाग लेने वाली जो पार्टी है, वह अपने हित को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करती है। विद्यार्थियों, जो खेल का जो अंतिम परिणाम है वह दोनों खिलाड़ियों के द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर निर्भर करता है। इसके अलावा जो खेल है वह दो व्यक्तियों या दो पार्टीज के बीच में हो सकता है, या खेल में भाग लेने वाली जो पार्टी हैं या प्लेयर्स हैं वह दो हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं। लेकिन हम अभी फ़िलहाल दो व्यक्ति स्थिर योग खेल की बात करेंगे, 2 पर्सन कांस्टेंट सम गेम। जो खेल में जो खिलाड़ी भाग लेते हैं वह 2, 3 या इससे अधिक हो सकते हैं। और जहाँ तक दो व्यक्ति स्थिर योग खेल है तो उसमें भाग लेने वाले दल या पार्टी या व्यक्ति दो ही होते हैं, इसलिए उसे हम 2 पर्सन गेम कहते हैं। और यदि जो दो पार्टी हैं या दो खिलाड़ी हैं उनको जो भुगतान प्राप्त होता है या जो पे ऑफ मिलता है उसके आधार पर हम खेल को स्थिर योग खेल या गैर स्थिर खेल या कांस्टेंट सम गेम या नॉन कांस्टेंट सम गेम में विभाजित कर सकते हैं। तो जो दो व्यक्ति
स्थिर योग खेल है उसमें अंत में खेल का जो परिणाम है वह स्थिर राशि होता है, इसलिए उसको हम कांस्टेंट सम गेम भी कहते हैं। विद्यार्थियों, मान लीजिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी शहर में एक मान लीजिए 2 पेट्रोल पंप हैं और उनकी बिक्री मान लीजिए प्रतिदिन 10,000 इकाई के बराबर है। तो इन 2 पेट्रोल पंप में इनके बिक्री के अंश परस्पर बदल सकते हैं, लेकिन हमने ये मान लिया है कि जो कुल बिक्री है वह 10,000 इकाइयों के बराबर ही है। तो यह स्थिर योग खेल का उदाहरण हम इसे कह सकते हैं। हालांकि इसमें दोनों पेट्रोल पंप के बीच में जो बिक्री की इकाइयाँ हैं वह बदल सकती है, उनके अंश बदल सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि हम पे ऑफ मैट्रिक्स के आधार पर 2 व्यक्ति स्थिर योग खेल को यदि हम काल्पनिक उदाहरण से व्यक्त करें तो हम उसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने खिलाड़ी 1 का पे ऑफ मैट्रिक्स यहाँ मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक खिलाड़ी, यानी हम यहाँ केवल 2 खिलाड़ी ले रहे हैं, तो खिलाड़ी नंबर 1 का यह पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है। विद्यार्थियों, एक बात और कि जो खेल की जो रणनीतियाँ हैं उनकी संख्या के आधार पर जो खेल है वह फाइनाइट गेम हो सकता है या इनफाइनाइट गेम हो सकता है, निश्चित खेल हो सकता है या अनिश्चित खेल हो सकता है। और जो इनफाइनाइट गेम है उसमें काम ली जाने वाली रणनीतियों की संख्या अनंत होती है, और लेकिन हम यहाँ पर निश्चित रणनीतियों वाले खेल पर ही अपना ध्यान रखेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि जो खिलाड़ी है उसके पास सीमित रणनीतियाँ और निश्चित रणनीतियाँ होती हैं, लिमिटेड और एग्जैक्ट स्ट्रेटजीज उसके पास उपलब्ध हैं। और हमने यहाँ पर जो उदाहरण लिया है उसमें आप देख सकते हैं कि खिलाड़ी 1 के पास ये 2 रणनीतियाँ हैं और खिलाड़ी 2 के पास 3 रणनीतियाँ उपलब्ध हैं। अब यहाँ पर खिलाड़ी 1 की 2 रणनीतियाँ और खिलाड़ी 2 की 3 रणनीतियों के कारण जो खेल है उसके 6 संभावित परिणाम आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यदि खिलाड़ी 1 की M रणनीतियाँ खिलाड़ी नंबर 1 को उपलब्ध हैं और खिलाड़ी नंबर B को यदि N रणनीतियाँ उपलब्ध हैं तो खेल के जो टोटल आउटकम्स होंगे वह MYN के बराबर होंगे। ये हम ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर चूँकि खिलाड़ी 1 के लिए 2 रणनीति हैं, खिलाड़ी नंबर 2 की 3 रणनीतियाँ उसके उपलब्ध हैं, तो यहाँ खेल के कुल 6 परिणाम दिए हुए हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि खिलाड़ी नंबर 1 अपनी पहली रणनीति अपनाता है और खिलाड़ी नंबर 2 भी अपनी पहली रणनीति अपनाता है तो खेल के परिणाम के रूप में प्रथम खिलाड़ी को 15 के बराबर पे ऑफ मिलता है और
यदि खिलाड़ी अपनी एक खिलाड़ी अपनी पहली रणनीति अपनाता है और खिलाड़ी नंबर 2 अपनी तीसरी रणनीति अपनाता है तो खिलाड़ी नंबर 1 को 25 के बराबर पे ऑफ मिलता है। इसी प्रकार यदि खिलाड़ी नंबर 1 अपनी दूसरी रणनीति अपनाता है और खिलाड़ी नंबर 2 भी अपनी दूसरी रणनीति अपनाता है तो खिलाड़ी नंबर 1 को 30 के बराबर पे ऑफ मिलेगा। तो इस प्रकार हम जो कॉलम वाइज या रो वाइज परिणामों का एनालिसिस कर सकते हैं। और हम यहाँ पर चूँकि 2 पर्सन कांस्टेंट सम गेम की बात कर रहे हैं और विद्यार्थियों यदि हम खिलाड़ी 1 के पे ऑफ मैट्रिक्स को यदि हम ए से सूचित करें तो उसके विभिन्न एलिमेंट्स को अवयवों को हम AIJ से सूचित कर सकते हैं और हम उसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ आप मैट्रिक्स फॉर्म में देख सकते हैं कि खिलाड़ी ए का जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वह मैंने ए से सूचित किया है और उसके विभिन्न जो एलिमेंट्स हैं अवयव हैं वह हम A11, A12, A13, A21, A22 और A23 से हमने सूचित किए हैं। और यदि हम इन एलिमेंट को जो हमारी तालिका दी हुई है उसके हिसाब से लिखें तो आपको ये दिखाया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं कि जो खिलाड़ी 1 का जो पे ऑफ मैट्रिक्स है उसके विभिन्न एलिमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। विद्यार्थियों चूँकि हमने 2 पर्सन कांस्टेंट सम गेम लिया है तो यहाँ पर यदि खेल का जो आउटकम है परिणाम है वह स्थिर राशि है और मान लीजिए उस स्थिर राशि को मैं 50 के बराबर मान लेती हूँ तो मैं खिलाड़ी नंबर 2 अर्थात बी खिलाड़ी का भी हम पे ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों एक चीज़ और कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो हम AIJ की बात कर रहे हैं तो AIJ का मतलब है कि खिलाड़ी नंबर I के द्वारा अपनाई गई रणनीति खिलाड़ी नंबर 1 के द्वारा अपनाई गई रणनीति I है और खिलाड़ी नंबर 2 के द्वारा अपनाई गई रणनीति J है। तो हम AIJ से पे ऑफ मैट्रिक्स के एलिमेंट को सूचित करते हैं और यदि मैंने लिखा A22 तो इसका मतलब है खिलाड़ी नंबर 1 के द्वारा अपनाई गई दूसरी रणनीति और खिलाड़ी नंबर 2 के द्वारा अपनाई गई दूसरी रणनीति और खेल का आउटकम यहाँ देख सकते हैं 30। इसी प्रकार यदि मैं कहती हूँ A13 तो इसका मतलब है खिलाड़ी नंबर 1 के द्वारा अपनाई गई पहली रणनीति और खिलाड़ी नंबर 2 के द्वारा अपनाई गई तीसरी रणनीति और खेल का आउटकम है परिणाम है 25। तो इस प्रकार आप ध्यान रखें कि जो AIJ है वह उसमें I खिलाड़ी नंबर 1 की रणनीति है और J खिलाड़ी नंबर 2 की रणनीति है। अब हम कांस्टेंट सम गेम में खिलाड़ी नंबर 2 का पे ऑफ ज्ञात कर सकते हैं जबकि हमने खेल का स्थिर परिणाम 50 इकाई के बराबर माना है। इसको आप आगे देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए खेल का परिणाम स्थिर राशि 50 माना है तो B का जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वह इस प्रकार होगा, यानी 50 में से खिलाड़ी A का पे ऑफ घटाने पर खिलाड़ी नंबर B का पे ऑफ हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे A की मैट्रिक्स में A11 एलिमेंट 15 था तो यहाँ पर जो B11 एलिमेंट है वह 35 आएगा। तो इस प्रकार
हम निकाल सकते हैं बी का पे ऑफ मैट्रिक्स। और आप ये ध्यान रखें, कांस्टेंट सम गेम में ए आई जे प्लस बी आई जे इक्वल टू सी। सी जो कि यहाँ पर मैंने 50 माना हुआ है, आप इसको याद रखें कि ए आई जे प्लस बी आई जे इक्वल टू सी। कांस्टेंट सम गेम में हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों, कांस्टेंट सम गेम का एक विशेष प्रकार है शून्य योग खेल, जीरो सम गेम। इसमें यदि एक खिलाड़ी जीतता है तो दूसरा खिलाड़ी उतना ही हारता है। जो जीतने वाला खिलाड़ी है उसे धनात्मक पे ऑफ मिलता है और जो हारने वाला खिलाड़ी है उसे ऋणात्मक पे ऑफ मिलता है, ताकि खेल का परिणाम शून्य या जीरो होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि एक खिलाड़ी को धनात्मक पे ऑफ मिलेगा तो दूसरे खिलाड़ी को ऋणात्मक पे ऑफ मिलेगा। इसका अर्थशास्त्र में हम बहुत अच्छा उदाहरण द्वैधिकार बाजार डिओपॉली मार्केट से हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। जीरो सम गेम का उदाहरण कि मान लीजिए कि एक फर्म है, दो फर्म है, सॉरी, डिओपॉली मार्केट में दो फर्म हैं और दोनों मिलकर मान लीजिए 10 दोनों के मान लीजिए मिलकर 10 कस्टमर हैं टोटल में। और यदि जो दो फर्म हैं और मान लीजिए वह 5-5 दोनों के पास कस्टमर हैं, अब मान लीजिए पहली फर्म दूसरी फर्म के 2 ग्राहक तोड़ लेती है तो उसको 2 के बराबर पॉजिटिव पे ऑफ मिलेगा, लेकिन दूसरी फर्म को 2 के बराबर नेगेटिव पे ऑफ मिलेगा, उसको हानि होगी। तो कहने के मतलब ये है कि खेल का परिणाम शून्य के बराबर होगा। तो शून्य योग खेल में यदि ए का पे ऑफ मैट्रिक्स इस प्रकार है, आप देख सकते हैं इसके विभिन्न एलिमेंट्स 2, 3, -1, -1, 2, -3। तो बी का जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वह हम निकाल सकते हैं। यदि ए का +2 है पे ऑफ तो बी का -2 होगा। यदि मान लीजिए ए का -1 है तो बी का +1 पे ऑफ होगा। तो इस प्रकार जो कांस्टेंट सम गेम में हम उसको सूत्र के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे इक्वल टू 0। तो इस प्रकार शून्य योग खेल में जो खेल का परिणाम है वह शून्य होता है। एक खिलाड़ी जीतता है तो दूसरा हारता है। तो इस प्रकार हमने गेम थ्योरी की कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, उसकी प्रमुख अवधारणाओं का इस वीडियो लेक्चर में आपको परिचय दिया है, उनसे अवगत कराया है। अब मैं समझती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम सैडल पॉइंट या गेम थ्योरी में खेल के हल की बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।